मैं हूं डॉक्टर बबीता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्नियल ओपेसिटीज़ के बारे में। कॉर्नियल ओपेसिटीज़ कितनी तरह की होती हैं और उनमें डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम कॉर्निया की एनाटॉमी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट यानी कि एक पारदर्शी स्ट्रक्चर होता है और साथ ही ये एक एवैस्कुलर स्ट्रक्चर भी होता है, मतलब कि इसमें कोई ब्लड वेसल्स, कोई आर्टरीज, कोई वेन्स, कोई कैपिलरीज नहीं होती हैं। कॉर्निया की 5 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आता है एंटीरियर एपिथेलियम, फिर बोमेंस मेम्ब्रेन, कॉर्नियल स्ट्रोमा, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन और लास्ट में आता है कॉर्नियल एंडोथेलियम। कॉर्नियल स्ट्रोमा, जो कि कॉर्निया की सबसे थिकेस्ट, सबसे मोटी लेयर होती है, वो बनती है कोलेजन फिब्रिल्स से। इन कोलेजन फिब्रिल्स का अरेंजमेंट और उनके बीच की स्पेसिंग कुछ इस तरह होती है जिसके कारण कॉर्निया ट्रांसपेरेंट दिखता है। अगर आप ये सब डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी का टॉपिक अपनी एनाटॉमी ऑफ कॉर्निया वाली वीडियो में कवर किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को समझने के लिए ये जानना काफ़ी है कि कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी कॉर्नियल स्ट्रोमा में जो कोलेजन फिब्रिल्स होती हैं उनके अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है, और अगर किसी कारण से ये अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी चली जाती है। कॉर्नियल ओपेसिटी का मतलब होता है लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्निया ड्यू टू अ कॉर्नियल स्कार। मतलब कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी जब स्कारिंग की वजह से चली जाती है तो उसे कॉर्नियल ओपेसिटी कहा जाता है। वैसे तो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी कई रीजन से अफेक्ट हो सकती है। कोई भी ऐसी डिजीज या कंडीशन जिससे कॉर्निया का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए, जैसे कि कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल एडिमा, कॉर्नियल डीजनरेशंस, कॉर्नियल डिस्ट्रोफीज। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली उन्हीं कंडीशंस की बात करेंगे जो कॉर्निया में किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के बाद होने वाली हीलिंग या स्कारिंग की वजह से बन जाती हैं। कॉर्नियल ओपेसिटीज 3 तरह की होती हैं: नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी या नेबुला, मैक्युलर कॉर्नियल ओपेसिटी या मैक्युला और ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटी या ल्यूकोमा। ये डिवीजन होती है उनकी डेंसिटी के बेसिस पे। नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी सबसे माइल्ड, सबसे हल्की ओपेसिटी होती है। उससे ज़्यादा डेंस होती है मैक्युलर कॉर्नियल ओपेसिटी, और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डेंस, सबसे ज़्यादा सीवियर होती है ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटी। अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें तो नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी तब बनती है जब कॉर्निया की बोमेंस मेम्ब्रेन के साथ कॉर्नियल स्ट्रोमा की सुपरफिशियल लेयर्स डैमेज हो जाती हैं। सुपरफिशियल मतलब कॉर्नियल स्ट्रोमा की 1/3, 1/3 थिकनेस। मैक्युलर कॉर्नियल ओपेसिटी ज़्यादा डेंस होती हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा स्ट्रोमा अफेक्ट होता है, ऑलमोस्ट अप टू हाफ थिकनेस ऑफ कॉर्नियल स्ट्रोमा। ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटीज में आधे से ज़्यादा, मतलब मोर देन हाफ कॉर्नियल स्ट्रोमा अफेक्ट होता है। लेकिन ये सारी थ्योरी की बातें होती हैं। क्लिनिकली हम इन तीनों ओपेसिटीज़ में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी के बारे में। टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन पे नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी आसानी से मिस हो सकती है क्योंकि वो काफ़ी हल्की, काफ़ी फेंट होती है। हमसे किसी पेशेंट में नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी मिस ना हो जाए, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम हर पेशेंट को स्लिट लैम्प पे एग्जामिन करें, क्योंकि स्लिट लैम्प पे हमें कॉर्निया का मैग्नीफाइड व्यू दिखाई देता है। ये पता लगाने के लिए कि जो ओपेसिटी हमें कॉर्निया पे दिख रही है वो नेबुलर है या नहीं, ये जानने के लिए हम उस ओपेसिटी के डायरेक्टली पीछे जो आइरिस का पार्ट है उसको उस ओपेसिटी के थ्रू विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। नेबुलर ओपेसिटी में आइरिस हमें क्लियरली दिखाई देगी और आइरिस सरफेस की डिटेल्स जैसे कि आइरिस क्रिप्ट्स, आइरिस फरोस, ये सब भी हम क्लियरली अप्रिशिएट कर पाएंगे। मैक्युलर कॉर्नियल ओपेसिटीज नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटीज से ज़्यादा डेंस होती है। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पे जब हम इनके थ्रू आइरिस को चेक करेंगे तो हमें आइरिस तो दिखाई देगी, लेकिन आइरिस की डिटेल्स को हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटीज काफ़ी ज़्यादा डेंस होती हैं, इसलिए इनके थ्रू हमें ओपेसिटी के पीछे की आइरिस दिखाई ही नहीं देती है। कॉर्नियल ओपेसिटी के डिस्कशन में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे कहते हैं अडहेरेंट ल्यूकोमा। लेकिन उसे समझने से पहले हम एक बार कॉर्नियल ओपेसिटीज की ग्रेडिंग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे कम डेंस होती है नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी, फिर आती है मैक्युलर और सबसे ज़्यादा डेंस होती है ल्यूकोमेटस ओपेसिटी। नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी में स्ट्रोमा की 1/3 थिकनेस अफेक्ट होती है, मैक्युलर कॉर्नियल ओपेसिटी में अप टू हाफ थिकनेस और ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटी में हाफ से ज़्यादा थिकनेस अफेक्ट होती है। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पे नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी के केस में आइरिस की डिटेल्स क्लियरली दिखाई देती हैं। मैक्युलर ओपेसिटी में आइरिस तो दिखाई देती है लेकिन उसकी डिटेल्स नहीं समझ आती हैं, और ल्यूकोमेटस ओपेसिटी में आइरिस ही नहीं दिखाई देती है। अब बात करते हैं अडहेरेंट ल्यूकोमा के बारे में। अडहेरेंट ल्यूकोमा क्या होता है और ये बनता कैसे है। अडहेरेंट का मतलब होता है कि दो चीज़ें आपस में चिपक गई हैं, एक दूसरे से जुड़ गई हैं।
अडहेरेंट ग्लूकोमा में आइरिस कॉर्निया से जुड़ जाती है। यह है एक नॉर्मल कॉर्निया, बिल्कुल क्लियर है। सपोज इसमें कॉर्नियल अल्सर डेवलप हो जाता है और वो इतना सीवियर होता है कि न केवल स्टोमा तक बट ये इन्फेक्शन डेस्मेंट मेम्ब्रेन के लेवल तक पहुंच जाता है और इसकी वजह से हो जाती है कॉर्नियल परफोरेशन। जैसे ही कॉर्नियल परफोरेशन होती है, एक्वस ह्यूमर आंख से बाहर बहने लग जाता है और एक्वस ह्यूमर के साथ आइरिस भी उसी डायरेक्शन में खिंचने लग जाती है। ये आइरिस उस कॉर्नियल परफोरेशन में फंस के उसको सील कर देती है और जब इस एरिया की हीलिंग होती है तो बन जाता है अडहेरेंट ग्लूकोमा। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अडहेरेंट ग्लूकोमा एक ऐसी हील्ड परफोरेशन है जिसमें आइरिस इनकार्सरेशन मतलब कि आइरिस फंसी हुई होती है, एक तरह से कैद होती है। तो ये थी हमारी वीडियो कॉर्नियल ओपेसिटीज़ की ग्रेडिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।